हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू डाइलेक्ट्रिक्स। ये टॉपिक यूनिट 5 से है। तो डाइलेक्ट्रिक्स का जिक्र मैंने काफ़ी बार पहले भी किया हुआ है। मैंने आपको पहले भी बता रखा है, जो इंसुलेटर्स होते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, इंसुलेटर्स यानी कि जो कि इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं करा सकते अपने अंदर से, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर्स या डाई इलेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो पहली स्लाइड है ये, व्हाट इज़ डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ कि जैसे मैंने अभी आपको बोला इंसुलेटर्स ही डाई इलेक्ट्रिक्स होते हैं, तो इन दोनों चीज़ों का अगर ये सेम ही चीज़ है तो इनका अलग अलग नाम रखने की ज़रूरत क्यों पड़ी, इंसुलेटर को डाई इलेक्ट्रिक कहने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इंसुलेटर्स जो होते हैं उसे हमेशा ही डाइलेक्ट्रिक नहीं कह सकते हम, कुछ स्पेशल केस में ही हम उसे डाइलेक्ट्रिक कहेंगे, अदरवाइज़ हम उसे इंसुलेटर ही बोलेंगे। तो वो स्पेशल केस क्या होता है वो अभी हम आगे की स्लाइड में जानेंगे। पहले पहली स्लाइड में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहला पॉइंट है, इंसुलेटिंग मटेरियल्स आर ऑल्सो टर्म्ड एज डाइलेक्ट्रिक। द डिफरेंस इन द नेम बिटवीन डाइलेक्ट्रिक एंड इंसुलेटर लाइज इन द एप्लीकेशन टू विच दीज मटेरियल्स आर पुट। ठीक है, इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन इनके नाम के बीच में जो डिफरेंस है वो किस बेसिस पे है, उसके एप्लीकेशंस के बेसिस पे। तो कैसे होता है वो आगे की स्लाइड्स में आपको पता लगेगा। सेकेंड पॉइंट है, when these materials are used to prevent flow of electricity through them on the application of potential difference, then they are called insulators or passive dielectrics। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब वो मटेरियल क्या होगा, अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देंगे, उस केस में तो उसे हम इंसुलेटर्स ही कहेंगे। ठीक है, अगर हम उसमें कोई अप्लाई क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस या फिर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, उसके बावजूद भी अगर वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होने दे रहा है, तब क्या वो मटेरियल इंसुलेटर ही कहलाएगा। ठीक है, तो इंसुलेटर ही कहलाएगा, तो डाइलेक्ट्रिक कब कहलाएगा। देखिए, डाइलेक्ट्रिक जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, सेम इंसुलेटर ही हुए। इसका मतलब क्या, उसके अंदर से भी इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो सकता है। बस इसमें डिफरेंस क्या होगा कि इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो पाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को ये अपने अंदर से पास करा सकते हैं। तो थर्ड पॉइंट क्या है, ऑन द अदर हैंड इफ़ दे आर यूज्ड फॉर चार्ज स्टोरेज देन दे आर कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक्स और एक्टिव डाइलेक्ट्रिक्स। तो इसका वही मतलब है कि अगर मान लीजिए कोई भी मटेरियल है, इंसुलेटिंग मटेरियल है, ठीक है, अगर वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड को पास कराएगा तो इसका मतलब वो अपने अंदर चार्ज स्टोर करके रख सकता है। इसका एग्जांपल आपको मैं दे देती हूँ, वो एग्जांपल है आपका कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में, पहले भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में आपको मैंने बता रखा है कि कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में एक डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस होता है। वो डिस्प्लेसमेंट करंट किस वजह से प्रोड्यूस होता है, क्योंकि कैपेसिटर्स की प्लेट के बीच में आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज आता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज आने के लिए उनके बीच में, प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का पास होना भी तो ज़रूरी है। अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही पास नहीं कर पाएंगे, यानी कि फील्ड की लाइन्स ही उसमें से पास नहीं हो पाएगी उस एरिया में से, प्लेट्स के बीच के, तो वो फ्लक्स कैसे प्रोड्यूस होगा, कैसे फ्लक्स में चेंज आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में क्या होना चाहिए, एक कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होना चाहिए। इसीलिए हम क्या करते हैं, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की फिलिंग करते हैं, जिस वजह से क्या होता है, उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो पाता है, और इस वजह से क्या है, कैपेसिटर चार्ज स्टोर करने में आपका कैपेबल होता है। ठीक है, तो ये आगे कैसे चार्ज स्टोर करता है, कैसे इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो पाता है, वो अभी हम जानेंगे कि इंसुलेटर में हम ऐसा क्या स्पेशल केस करें कि वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड को पास करा पाए। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड है आपकी, एग्जाम्पल्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटीरियल्स। तो कौन कौन से होते हैं डाइलेक्ट्रिक मटीरियल। पहला पॉइंट है ये, इन प्रैक्टिस मोस्ट डाइलेक्ट्रिक मटीरियल्स आर सॉलिड। ठीक है, ज़्यादातर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल सॉलिड होते हैं। एग्जाम्पल क्या है उसके, पोर्सिलिन या सेरामिक, माइका, ग्लास, प्लास्टिक एंड द ऑक्साइड्स ऑफ वेरियस मेटल। ये आपके सॉलिड हो गए, सॉलिड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल।
सेकंड पॉइंट है सम लिक्विड्स एंड गैसेस कैन सर्व एज गुड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। कुछ लिक्विड्स भी हैं जैसे कि आपका डाइलेक्ट्रिक लिक्विड में आपका ऑयल आ गया, ठीक है। ऑयल एक काफ़ी अच्छा डाइलेक्ट्रिक लिक्विड होता है। थर्ड, अगर गैसेस स्टेट की बात करें तो ड्राई एयर इज़ एन एक्सीलेंट डाई इलेक्ट्रिक एंड इज़ यूज इन वेरिएबल कैपेसिटर्स, और डिस्टिल वाटर इज़ अ फेयर डाई इलेक्ट्रिक, ठीक है। ड्राई एयर और डिस्टिल वाटर भी आपके डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद अब हमने डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल के बारे में ऊपर ऊपर से जान लिया है कि ऐसे मटेरियल्स जो कि क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं कराते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज को पास नहीं कराते अपने अंदर से, लेकिन क्या इलेक्ट्रिक फील्ड को अपने अंदर से पास करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने जान लिया डाई इलेक्ट्रिक्स के बारे में। लेकिन उसके बाद हमें इसे और डिटेल में जानने के लिए उससे पहले में पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को समझना पड़ेगा। तो पोलर मॉलिक्यूल्स, अब पोलर वर्ड से आप लोग अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे। पोलर का मतलब, पोलैरिटी का मतलब कि कोई भी अगर चार्ज होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दो चार्ज होते हैं, अगर वो सर्टेन डिस्टेंस पे रखे होते हैं तब क्या कहलाता है, वो एक डाइपोल कहलाता है, ठीक है। डाइपोल का एक एंड पॉजिटिव और एक दूसरा एंड नेगेटिव होना चाहिए, ये आपका डाइपोल होता है, और उन दोनों के बीच में एक सर्टेन डिस्टेंस होनी चाहिए। तो ऐसे ही अगर कोई मॉलिक्यूल्स होंगे, क्या होगा जिसमें एक एटम पॉजिटिव, जैसे HCl का एग्जांपल है, ये जो ब्लू कलर का है हाइड्रोजन एटम है और ये ग्रीन वाला क्लोरीन एटम है। तो एक पॉजिटिव H+ एटम और एक Cl- एटम, ठीक है। एक पॉजिटिव एटम और दूसरा नेगेटिव एटम, और कुछ एक दूसरे से सर्टेन डिस्टेंस पे होंगे, जितने डिस्टेंस का इनके बीच में बॉन्ड होगा। तो ये क्या कहलाएगा, एक पोलर मॉलिक्यूल, क्योंकि एक डायपोल फॉर्म कर रहा है, क्योंकि एक सिरा पॉजिटिव और दूसरा सिरा नेगेटिव है, तो ये एक डायपोल फॉर्म कर रहा है। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल इन्होंने लिया है कार्बन मोनोऑक्साइड, एक कार्बन आपका पॉजिटिव आयन और ऑक्सीजन आपका नेगेटिव आयन, ठीक है। तो ये भी क्या बन रहा है, एक डायपोल बन रहा है, यानी कि ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल हैं। ऐसे ही नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होंगे, जिसमें क्या होंगे, जैसे एग्जाम्पल है O डबल बॉन्ड O, दोनों ही कैसे हैं, सेम चार्ज के हैं, दोनों ही क्या होंगे, नेगेटिव नेगेटिव। ऐसी N तो हमें पोलर मॉलिक्यूल होने के लिए क्या कंडीशन है, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों ही क्या है, सेम सेम चार्ज के, O डबल बॉन्ड O, N ट्रिपल बॉन्ड N, एन Cl बॉन्ड Cl, ठीक है, सेम सेम वाले हैं, तो इसलिए ये क्या होंगे, कहलाएंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं उनमें एक परमानेंट डायपोल मोमेंट होता है, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में परमानेंट डायपोल मोमेंट नहीं होता है, लेकिन उसका भी एक स्पेशल केस होता है, परमानेंट डायपोल नहीं होगा इन एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अगर एब्सेंस होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की तब एक परमानेंट डायपोल नहीं होगा उसके पास। और पोलर मॉलिक्यूल्स के पास एब्सेंस में भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में भी वो क्या डायपोल फॉर्म उसके अंदर होंगे, ठीक है। जो भी उसके मॉलिक्यूल्स होंगे वो डायपोल के फॉर्म में होंगे। और अगर इसमें से हम इवन अगर हम पोलर मॉलिक्यूल में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हटा भी दें तब भी क्या रहेगा, वो एक डायपोल की फॉर्म में ही रहेगा, लेकिन नॉन पोलर मॉलिक्यूल में ऐसा नहीं होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का एब्सेंस होगा तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा, लेकिन अगर एक्सटर्नल फील्ड, अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करें तो उसे पोलर मॉलिक्यूल बनाया जा सकता है। वो कैसे बनता है वो आगे बताऊँगी मैं आपको। जैसे ये है, अब हम बात कर लेते हैं पोलर नॉन पोलर, हमें पता लग गया क्या होता है, लेकिन अब इन पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का यूज़ डाइलेक्ट्रिक में कैसे होता है वो अब हम जानेंगे। तो जैसे ये कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ले रखा है और इसके अंदर आपको दिख रहा होगा नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। ये पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि एक सिरा नेगेटिव होगा और जिसका दूसरा सिरा पॉजिटिव होगा, और दोनों के बीच में कुछ सर्टेन डिस्टेंस होगी। लेकिन क्या है, अभी आप देख रहे हैं इनकी सब डायपोल्स की जो डायरेक्शन है वो रैंडम डायरेक्शन है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, ये बीच वाली जो इमेज है इसमें हमने क्या किया, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया इसमें, ठीक है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा, ये इसकी डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव
और ये नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ये राइट साइड को ये पॉइंट आउट कर रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव हमने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। तो जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो रहा है, ये जितने भी डायपोल्स हैं वो अलाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे। अलाइन कैसे होंगे, अब ये देखिए इस साइड पॉजिटिव है तो जितने भी नेगेटिव वाले सिरे हैं इसकी तरफ को मुड़ जाएंगे, ठीक है, इसकी तरफ को मुड़ जाएंगे, और पॉजिटिव वाले इस नेगेटिव की तरफ को मुड़ जाएंगे, यानी कि सब एक सीधी लाइन में आना स्टार्ट हो जाएंगे। यानी कि इस पॉजिटिव की तरफ सारे नेगेटिव सिरे हो जाएंगे और नेगेटिव की तरफ सारे पॉजिटिव सिरे हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, फिर क्या होगा, अलाइन होने के बाद अब एक चीज़ देखिए, ये वाला जो है ये पॉजिटिव सिरा इसके नेगेटिव सिरे के पास आ जाएगा। अभी तो सब रैंडम था इस वाले में, लेफ़्ट वाली में, और जब अलाइन हो जाएंगे तब क्या होगा, इन दोनों के आपस के बीच में भी तो इंटरेक्शन होगा, दो डायपोल्स के बीच में। इसका ये पॉजिटिव और इसका ये नेगेटिव, ये दोनों साथ में आ जाएंगे। ऐसे ही इस ये बीच वाले का पॉजिटिव और इसका नेगेटिव, ये दोनों साथ में आ जाएंगे, तो इनके बीच में भी कुछ इंटरेक्शन होगा। तो इनके बीच में क्या होगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे। ऐसे ही ये दोनों भी एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे, यहाँ भी ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये न्यूट्रल कर देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये डाइलेक्ट्रिक के बीच का हिस्सा पूरा न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो एरिया है ये पूरा एरिया बीच वाला ये पूरा न्यूट्रल हो गया, क्योंकि ये पॉजिटिव ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया। तो ऐसा होने की वजह से क्या होगा, बीच वाला एरिया तो न्यूट्रलाइज हो गया, लेकिन साइड वालों में क्या बचा, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज बच गए। आप देख रहे होंगे ये सब नेगेटिव चार्ज बचेगा, और इस सिरे पे क्या बचेगा, मटेरियल के पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो पूरा मटेरियल न्यूट्रलाइज, लेकिन एक सिरे पर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो गया और दूसरे सिरे पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया। तो थर्ड इमेज में वही दिखाया हुआ है कि यहाँ देखिए सारे नेगेटिव चार्ज इकट्ठे हो गए और ये सारे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इकट्ठे हो गए। तो अब ऐसा होने से क्या होगा, इंटरनल एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस पॉजिटिव से इस नेगेटिव की तरफ। ये दिखाया हुआ है, ये लेफ़्ट की साइड ये पॉइंट आउट कर रही है इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि प्रोड्यूस हुआ है। और ये जो दिखा रखा है ये जो राइट साइड को पॉइंट आउट कर रही है आपकी डायरेक्शन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो हमने पॉजिटिव और ये नेगेटिव अप्लाई कर रखा है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होगा, ये अपने अंदर चार्ज को स्टोर करके रख पाएगा। नेक्स्ट स्लाइड है, पोलर एटम जैसे ये वाला था, ये आपका मैंने जो भी डाइलेक्ट्रिक की प्रोसेस बताई इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होने की, ये मैंने पोलर मॉलिक्यूल के लिए बताई। लेकिन अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते यहाँ पे, ये ऐसे डायपोल्स पहले से फॉर्म नहीं हुए होते, तब मैं क्या करती, तब उस केस में क्या हमें पोलराइजेशन कराना पड़ता। तो अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते तो इस टाइप का कुछ मॉलिक्यूल होता उसमें, जिसमें पॉजिटिव न्यूक्लियस से नेगेटिव इलेक्ट्रॉन बाउंड होते, ठीक है, लेकिन डायपोल के फॉर्म में नहीं होते। तो मैं क्या करती, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करती। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से क्या होता, इस टाइप से ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हो जाता। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने ये पॉजिटिव, यहाँ पे मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखा है, तो ये इसका पॉजिटिव साइड है उस इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो क्या हुआ, सारे नेगेटिव चार्ज इसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए थे। ऐसे अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा तब क्या होगा, उसमें भी जो नेगेटिव चार्ज होगा ये इस टाइप से नेगेटिव चार्ज वो लेफ़्ट की तरफ को अलग को मुड़ने लग जाएगा, ठीक है, अलग साइड को क्या होगा, अट्रैक्ट होने लग जाएगा, और वो भी क्या बन जाएगा, एक पोलर मॉलिक्यूल बन जाएगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है ना, क्योंकि ये जो नेगेटिव और ये पॉजिटिव इन दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है। तो इसको डायपोल की तरह बनाने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा इन कंपैरिजन टू पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। पोलर मॉलिक्यूल में तो हम कम अप्लाई करेंगे तब भी क्या बन करेगा, वो डाइलेक्ट्रिक की तरह वर्क करने लगेगा। लेकिन नॉन पोलर में हमें काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड
प्रोड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पहले उसे पोलराइज कराना पड़ेगा पूरे मटेरियल को। ये लिखा हुआ भी है, व्हेन नो एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड न्यूक्लियस ऑफ एटम इज लाइक इन फिगर ए। जब कोई भी एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं होगा तो हमारा एटम कैसा होगा, इस टाइप से होगा। और जब एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर देंगे तब क्या हो जाएगा, इस टाइप से डायपोल की तरह बन जाएगा। और इसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन। फिर नेक्स्ट कुछ भी नहीं है, वही डायपोल की डेफिनेशन लिखी हुई है। आई डायपोल इज एन एंटिटी इन विच इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। ये मैंने आपको अभी पहले ही बता दिया है। इसके बाद है डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन। डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर ऑफ द चार्जेस एंड सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट। ठीक है, डायपोल मोमेंट म्यू इक्वल टू क्या होता है, जो हम दो चार्ज ले रहे हैं उसमें से किसी का भी मैग्नीट्यूड ले लेंगे हम, जैसे माइनस क्यू और प्लस क्यू हमने सर्टेन डिस्टेंस एक्स पे रख रखे हैं, तो इसमें से किसी का भी मैग्नीट्यूड ले लिया तो क्यू इसका मैग्नीट्यूड है चार्ज का, इनटू दोनों के बीच की डिस्टेंस जो कि कितनी है, एक्स। और यूनिट क्या होगी इसकी, क्यू की यूनिट कुलाम और एक्स की यूनिट मीटर, तो यूनिट हो जाएगी आपकी कुलाम मीटर। ठीक है, ये आपका क्या होता है डायपोल मोमेंट की डेफिनेशन। इसके बाद है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन अभी बता दिया मैंने कि एटम में जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो नेगेटिव चार्ज एक साइड हो जाता है और पॉजिटिव साइड चार्ज एक साइड हो जाता है, वही आपका पोलराइजेशन होता है। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक डायपोल बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोलराइजेशन इन डाइइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, ये तो पोलराइजेशन हुआ। और पोलराइजेबिलिटी क्या होती है, द इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, या फिर कह सकते हैं द इंड्यूस्ड मोमेंट इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट क्या होता है, म्यू होता है आपका, ये लिखा हुआ है म्यू प्रोपोर्शनल टू ई, और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, म्यू इक्वल टू अल्फा ई। ठीक है, अल्फा को हम क्या कहते हैं, पोलराइजेबिलिटी कांस्टेंट। तो यहाँ से अल्फ़ा इक्वल टू कितना होगा, म्यू बाई ई, इसीलिए इसकी डेफिनेशन क्या है, म्यू अपॉन ई से क्या होगी, डायपोल मोमेंट पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद आता है आपका पोलराइजेशन वेक्टर। पोलराइजेशन वेक्टर को हम कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, द डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल इज कॉल्ड पोलराइजेशन वेक्टर। तो डायपोल मोमेंट म्यू कितना होता है हमारा, क्यू इंटू एक्स। ठीक है, तो डायपोल मोमेंट म्यू अपॉन वी क्या होगा आपका, पोलराइजेशन वेक्टर। इसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी डी। डी को मैंने पहले भी डिफाइन कर रखा है आपके लिए। तो डी को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी कहते हैं। डी इक्वल टू कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट इनटू ई, जो कि किसके लिए होता है, वैक्यूम के लिए होता है, फ्री स्पेस के लिए होता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे डाइइलेक्ट्रिक मीडियम की तो उसके लिए क्या होगा, डी होगा आपका ये थर्ड इक्वेशन जो है, एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पोलराइजेशन वेक्टर पी। ठीक है, ये लिखा है द पोलराइजेशन मेजर्स द एडिशनल फ्लक्स डेंसिटी अराइजिंग फ्रॉम द प्रेजेंस ऑफ मटेरियल एज कंपेयर टू फ्री स्पेस। ठीक है, फ्री स्पेस में तो हम सिर्फ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई लेते हैं, लेकिन यहाँ पे पोलराइजेशन की वजह से जितना एडिशनल फ्लक्स जनरेट होगा वो भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये होता है डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी। यूजिंग इक्वेशन 2 एंड 3। 2 कौन सी थी आपकी, डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई। कोई मीडियम होगा तो उसके लिए परमिटिविटी एप्सिलॉन होती है, फ्री स्पेस के लिए एप्सिलॉन नॉट और मीडियम के लिए एप्सिलॉन होती है। तो अगर इसकी वैल्यू मैं इक्वेशन 3 में पुट कर दूँ तो कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन ई इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी। तो यहाँ से इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये आ गया लास्ट में P इक्वल टू एप्सिलॉन आर माइनस 1 एप्सिलॉन नॉट इंटू ई। यहाँ पे मैंने एप्सिलॉन को एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट लिख रखा है। ठीक है, ये पहले बता चुकी हूँ मैं आपको सब। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, the polarization vector P is proportional to the total electric flux density and direction of electric
फील्ड। ठीक है, जो पोलराइजेशन आपका वेक्टर होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी यानी कि एप्सिलॉन नॉट इंटू ई के प्रोपोर्शनल होता है। और जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो हमारा ये काई ई कांस्टेंट आ जाता है, ये बीच में जो है काई ई ये कांस्टेंट आ जाएगा। तो इसी को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक ससेप्टेबिलिटी। तो काई इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से? पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ई, और पी की वैल्यू पुट कर देंगे जो लास्ट स्लाइड में आई थी, एप्सिलॉन नॉट आर सॉरी एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर माइनस 1 इंटू ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट ई। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गए, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। कितना आ गया? काई ई इक्वल टू एप्सिलॉन आर माइनस 1। ठीक है, ये किस किस के बीच का रिलेशन आया है? ससेप्टेबिलिटी और ये परमिटिविटी के बीच, रिलेटिव परमिटिविटी के बीच का रिलेशन। ठीक है, तो बस इतना ही था। आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।